ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। सोमवार 26 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। चीनी सदर का इंडिया के यौम जमहूरियत पर पैगाम, कहा हम अच्छे पड़ोसी, दोस्त और शराकतदार हैं। शेख हसीना को इंडिया में तकरीर की इजाजत देने पर बांग्लादेश की तशवीश। जानिए क्या पाकिस्तान की अमेरिका पॉलिसी वाकई कामयाब रही है? भुट्टो की फांसी और बाबरी मस्जिद के इनादाम जैसी सैकड़ों कहानियां लोगों तक पहुंचाने वाले मार्क टली इंतकाल कर गए। इंडिया में बुल्ले शाह के नाम से मंसूब दरगाह पर तोड़ फोड़, मुकदमा दर्ज। जानिए कश्मीर की पहचान डल झील के हाउस बोट्स खतरे में क्यों हैं? दुल्हन की तरह सजे संवरे ये हाउस बोट आजकल कहीं मेहमानों के इंतजार में हैं और कहीं दरियाए जहलम के किनारों पर अपनी बर्बादी का सबूत दे रहे हैं। कोल्हापुरी चप्पल, चमड़ा तैयार करने का रिवायती कारोबार खत्म होने के खतरे से दो चार क्यों? कोल्हापुरी चप्पलें चाहिए। कोल्हापुरी चप्पलों की तारीख के मुकाबले में ढोर बिरादरी का चमड़ा तैयार करने का पेशा कहीं ज्यादा कदीम है। पाकिस्तान के इलाकों मरी गलियात और बलूचिस्तान में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से फैसला आज। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इंडिया के 77वें यौम जमहूरियत के मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और इंडिया अच्छे पड़ोसी, दोस्त और शराकतदार हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सदर शी ने इंडियन हम मनसब द्रौपदी मुर्मू को इंडिया के यौम जमहूरियत की मुबारकबाद पेश की है। सदर शी का कहना था कि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान इंडिया और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है और यह रिश्ता आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि चीन और इंडिया के लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि अच्छे पड़ोसी, दोस्त और शराकतदार बन जाएं। उन्होंने चीन और इंडिया को एक साथ रक्स करते ड्रैगन और हाथी से तशबीह दी। चीनी सदर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि दोनों मुमालिक ताउन को वुसअत देंगे और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे ताकि ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि जोहरी हथियारों से लैस इन एशियाई मुल्कों के दरमियान 3800 किलोमीटर तवील सरहद है जो 1950 की दहाई से मुतनाज़ा रही है। सन 2020 में एक झड़प के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासर हुए थे। इस झड़प में इंडिया के 20 और चीन के 4 फौजी हलाक हुए थे। इसके बाद सरहद पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल दोनों मुमालिक ने आला सतही दो तरफा दौरों के सिलसिले के बाद ताल्लुकात को बेहतर बनाना शुरू किया। इसी साल बराह रास्त परवाजें बहाल हुई क्योंकि दोनों मुल्कों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना पॉलिसी के तनाज़ुर में तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाया है। इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना की तकरीर नशर किए जाने पर बांग्लादेश ने मायूसी और हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसी इश्तियाल अंगेज तकारीर बांग्लादेश की जमहूरियत और सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। बांग्लादेश की वजारत खारिजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात से इंडिया और बांग्लादेश के मुस्तकबिल के ताल्लुकात खतरे में पड़ सकते हैं। शनिचर के रोज नई दिल्ली में बांग्लादेश में जमहूरियत बचाओ के उन्वान से मुनक्कदा एक तकरीब में बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम की एक रिकॉर्ड शुदा ऑडियो तकरीर चलाई गई थी। ख्याल रहे कि बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना 2024 में अपनी हुकूमत गिराए जाने के बाद से इंडिया में मुकीम है और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत नई दिल्ली से मुतअद्दिद मर्तबा उनकी हवालगी का मुतालबा कर चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के बाद अमरीका और इंडिया के ताल्लुकात में सर्द महरी वाज़ेह हो गई है, जबकि पाकिस्तान और अमरीका के रवाबत में बेहतरी देखी जा रही है। जनवरी 2025 के बाद ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों, इंडिया पर भारी तिजारती महसूलात और मई 2025 के पाक भारत तनाज़ा पर सालसी के दावों ने नई दिल्ली
और वाशिंगटन के दरमियान फासले बढ़ा दिए हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान ने ट्रंप के अमन इकदामात की हिमायत करते हुए डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ कुर्बत नुमाया रही। माहिरीन के मुताबिक इंडिया अमेरिका कशीदगी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और सिफारती सतह पर अपनी अहमियत दोबारा मनवा ली। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी मौक़िफ़ के साथ खड़े होकर वाशिंगटन का एतमाद हासिल किया, जबकि इंडिया ने ट्रंप के सालसी दावों को मुस्तरद करके ताल्लुकात मजीद कशीदा कर लिए। ताहम माहिरीन ये भी वाजे करते हैं कि ये कुर्बत आर्जी हो सकती है और खित्ते में चीन, अफगानिस्तान और सिक्योरिटी मामलात मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के असल इम्तिहान साबित होंगे। बीबीसी के सीनियर सहाफ़ी और जनूबी एशिया के मारूफ नामा निगार सर मार्क टली 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मार्क टली ने पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी, भारत में एमरजेंसी, बाबरी मस्जिद के इनादाम और खित्ते के बड़े सियासी व समाजी वाकयात की तारीखी कवरेज की थी। वो 25 बरस तक बीबीसी से वाबस्ता रहे और रवानी से हिंदी बोलने की वजह से भारत में टल्ली साहब के नाम से जाने जाते थे। 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में उन्हें 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया था, मगर वो बाद में वापस आकर दिल्ली में तवील अरसा बीबीसी ब्यूरो के सरबराह रहे। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मार्क टली का कहना था कि वो इंडियन फिल्मों के शौकीन हैं, जबकि ओम कारा और तारे जमीन पर उनकी पसंदीदा फिल्मों में शामिल हैं। उनका कहना था कि मुझे अमरीश पुरी भी बहुत पसंद थे, जबकि नसीरुद्दीन शाह और सैफ अली खान भी अच्छे अदाकार हैं। उनका कहना था कि जब मुझे नाइट का एजाज मिला तो साफियों ने पूछा कि मेरी और क्या ख्वाहिशात हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं हिंदी फिल्म में एक छोटा सा किरदार करना चाहता हूं, लेकिन उसमें अमरीश पुरी को होना चाहिए। मार्क टली के बकौल कुछ रोज बाद उन्हें अमरीश पुरी का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली है, लेकिन अफसोस कि इसके फौरी बाद अमरीश पुरी वफात पा गए। मार्क टली को भारत के आला सिविल एजाजात पद्मा श्री और पद्म भूषण, जबकि बरतानिया की जानिब से नाइटहुड अवार्ड से नवाजा गया था। उनकी सहाफत को जनूबी एशिया की तारीख का मोतबर हवाला समझा जाता है। मशहूर पत्रकार और बीबीसी के जाने माने रिपोर्टर मार्क टली का आज दिल्ली में निधन हो गया। वो 90 साल के थे। मार्क टली का भारत से रिश्ता गहरा था। साल 1935 में उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। कुछ साल भारत में बिताने के बाद वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यूके चले गए और 1964 में उन्होंने बीबीसी ज्वाइन किया। अगले साल वो भारत लौट आए और पहले भारत संवाददाता और आगे चलकर बीबीसी के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ बने। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के कई युद्धों, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या, भोपाल गैस त्रासदी और अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटनाओं की रिपोर्टिंग की। मार्क टली ने 1994 में बीबीसी छोड़ दिया, लेकिन फ्रीलांसर के तौर पर कार्यक्रम बनाते रहे। उन्हें साल 2002 में नाइटहुड की उपाधि मिली और साल 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बीबीसी में 30 साल से ज़्यादा काम करते हुए वो भारत और दक्षिण एशिया की गहरी और सोच समझकर की गई रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी मशहूर हुए। मार्क टली ने बहुत सा काम अपने करीबी दोस्त और सहयोगी सतीश जेकब के साथ किया। सतीश जेकब ने मार्क टली से जुड़ी कुछ यादें हमसे साझा की। आज पहला दिन है कि वो चला गया है। मैं उसके साथ काफ़ी बीमारी में भी मैं उससे मिलता रहता था, जाता रहता था, उनके घर जाता था, लेकिन मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चला जाएगा। स्पोर्ट्स का बड़ा शौक, स्पोर्ट्स के बारे में बात करते थे, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त था और उनको एक ख़ास चीज़ जो थी उनको था वो समुंदर से। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सी एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर भी नैनीताल के पास एक जगह है जहाँ पर वो कॉर्बेट पार्क है, तो हर साल वो 1-1.5 महीने कॉर्बेट पार्क ज़रूर जाते थे। तो मैंने उनसे बहुत बार पूछा, मैंने कहा आप इसी जगह क्यों आते हो, इतना आपको सब कुछ मालूम है? कहते हैं मैं यहाँ आता हूँ बिकॉज आई वांट टू डू स्टोरीज ऑन वाइल्ड लाइफ। तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ पे बहुत स्टोरीज करी। इंडियन फिल्म्स के बारे में उनको बड़ा याद रहता था कि यार ये एक्टर क्या है, ये कैसी एक्टिंग करता है, ये वो करता है। तो फिर मैंने ये देखा कि उनके इंटरेस्ट इतने थे और उनका कोई ये इरादा नहीं था कि वो वापस इंग्लैंड चले जाएं नौकरी करने। और उन्होंने कम से कम 35 साल इंडिया में
نیوز کری. تو یہ چیز میں نے دیکھی ان کی کہ ہی واز بڑے خوش تھے وہ ہندوستان میں کام کرتے کرتے. اور پھر ان کو ہندی کا بڑا شوق تھا. ہندی میں انہوں نے ٹیچر رکھا اپنے لیے, ہندی کر سیکھتے تھے, ہندی لکھتے تھے. اور ان کو انڈیا کے بارے میں, وائلڈ لائف کے بارے میں, انڈیا کے کرائم کے بارے میں بڑی زبردست نالج ہو گئی تھی. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ نیوز کے بارے میں جس طریقے کا اس میں جوش تھا نیوز کرنے کا اور سٹوریز کرنے کا اور لکھنے کا, ویسے میں نے کسی میں نہیں دیکھا. آخر تک جوش میں رہا. اور جب مجھے آج صبح پتہ لگا کہ مارک ٹلی نہیں رہا, فار ہاف این آور آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ کہ وہ چلا گیا. بس بیکاز وہ جو لائیولینس تھی اس کی, وہ میرے دماغ کے چکر کاٹتے. میں نے اس سے زیادہ انٹرسٹڈ جوش میں کوئی نہیں دیکھا جتنا وہ تھا. مارک ٹلی نے دنیا کو, بھارت کو صرف خبروں سے نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں, ان کی مشکلوں اور بھارت کی بھاوناؤں سے سمجھنے میں مدد کی. اور یہی شاید ان کی سب سے بڑی وراثت ہے. انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر دہرادون میں بابا بلے شاہ کے نام سے منسوب 100 سال پرانی درگاہ پر توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا ہے, جس کے بعد مقامی حکام نے مقدمہ درج کر لیا ہے. خبر رساں ادارے ANI کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا. انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزمان کا تعلق ایک ہندوتوا گروہ سے ہے. ہندو رکشا دل کے مقامی عہدیداروں نے واقعے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے, جبکہ تنظیم کے سربراہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ہم نے بلے شاہ کو پاکستان واپس بھجوا دیا ہے. واقعے پر انڈیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے. صحافیوں, سماجی کارکنوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلے شاہ صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں بلکہ پورے خطے کی مشترکہ ثقافتی اور صوفی روایت کی علامت ہے. سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر صوفی شعراء کی نشانیوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے خطرناک رجحان ثابت ہو سکتا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ڈل جھیل پر موجود وہ کشتیاں جو مکانوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں ہاؤس بوٹس کہلاتی ہیں اور برسوں سے کشمیر کی ثقافتی پہچان بھی سمجھی جاتی ہیں. 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولیات سے آراستہ یہ دلکش ہاؤس بوٹس آج کل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. ماحولیاتی پابندیوں، سیاحت میں کمی، سرکاری قوانین اور بڑھتے اخراجات کے باعث کئی ہاؤس بوٹس بند ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد مالکان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. ماہرین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر بروقت توجہ نہ دی گئی تو آنے والی چند دہائیوں میں کشمیر کے یہ تاریخی ہاؤس بوٹس صرف تصویروں اور یادوں تک محدود ہو سکتے ہیں. مزید تفصیل ریاض مسرور سے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ جھیل ڈل کی دل فریب مگر خاموش سطح پر رہائشی مکانوں جیسے دکھنے والی یہ نہایت بڑی مگر خوبصورت کشتیاں ہاؤس بوٹ کہلاتی ہیں. دلہن کی طرح سجے سنورے یہ ہاؤس بوٹ آج کل کہیں مہمانوں کے انتظار میں ہیں اور کہیں دریائے جہلم کے کناروں پر اپنی بربادی کا ثبوت دے رہے ہیں. گزشتہ برس پہلگام میں سیاحوں کی ہلاکت کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی مختصر جنگ کی وجہ سے کئی ماہ تک سیاحوں نے وادی کا رخ نہیں کیا. اب جبکہ سیاح آنے لگے ہیں، سیاحوں کی اہم کشش ہاؤس بوٹ کی تجارت اور وجود دونوں خطرے میں نظر آتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جب ہم لوگ کسٹمر کو ریفیوز کرتے تھے، بھائی روم خالی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس. آج کل تو آپ خود دیکھ سکتے پورا خالی پڑا ہوا ہے، ناساز حالات ہے، تو ٹورسٹ بھی کم آتے ہیں، اوپر سے گورنمنٹ بھی کوئی توجہ ہماری طرف نہیں دیتا ہے. تو ہم لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی چند ہاؤس بوٹ والے ہم لوگ سلنڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ کو کہیں پہ ریہیبلیٹ کرے، ہم وہاں جائیں گے، اپنے فیم ہم لوگ مزدوری کریں گے، پر اس کے ساتھ آپ نہیں رہیں گے. کئی ہاؤس بوٹ تو پانی میں ڈوب کر بوسیدہ بھی ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے ہماری ہاؤس بوٹ کی کنڈیشن کیا ہے، اور ہم ابھی فاقہ کشی کر رہے ہیں، بالکل ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. ہمارا جو بھی روزگار تھا پہلے یہ ٹوریزم ہی تھا. ہاؤس بوٹ مالکان ایک طرف ٹوریزم میں کمی پر پریشان ہیں اور دوسری طرف انہیں خدشہ ہے کہ مستقبل میں ہاؤس بوٹ تاریخ کا حصہ بن سکتے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی اس عالمی شہرت یافتہ ڈل جھیل کے یہ دل فریب ہاؤس بوٹس اپنی 150 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہیں. وجوہات جاننے کے لیے ہم نے کچھ ہاؤس بوٹ مالکان سے بات کی. آئیے
हाउस बोट के एक मालिक से बात भी करते हैं और हाउस बोट का नज़ारा भी। सयाहों की तरजीहात बदल जाने और दूसरी वजूहात के बाइस हाउस बोट्स की तादाद निहायत कम हो गई है। जो आज टूरिस्ट आता है वो अच्छी अकोमोडेशन मांगता है, रहने के लिए अच्छी जगह मांगता है, विच दे कैन वेरी इजीली अफोर्ड, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो। और इसलिए जो हमारे पुराने हाउस बोट हैं, हमने बहुत कोशिश की है सरकारों से, मुख्तलिफ सरकारों से, कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। इसमें एक ही किस्म की लकड़ी लगती है और वो है देवदार। तो देवदार तो अब ऑलमोस्ट फिनिशिंग इन कश्मीर, तो इसलिए मेरे ख्याल में आगे हाउस बोट्स बनना बंद हो जाए, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। झील डल और जहलम में हाउस बोट के वजूद में आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। ब्रिटिश ज़माने में जो यहाँ पर आते थे जो आर्मी लोग, ब्रिटिश आर्मी लोग, उन्होंने स्टार्ट किया था हाउस बोट। महाराजा ने उनको यहाँ कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं दे दी और उस वक्त एक ब्रिटिश और एक पंडित ने कश्मीरी डूंगा बोट बनाया, जो आहिस्ता आहिस्ता चल के आज का मॉडर्न हाउस बोट बन गया। कई वजूहात की बिना पर हाउस बोट मालिकान की नई नस्ल के बेशतर नौजवान इस सेक्टर को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हैं जो करोड़ों की लागत से जदीद तर्ज के हाउस बोट बना रहे हैं। नई जनरेशन लाइक दे फाइंड द इजी वे आउट कि उनकी अर्निंग्स इजी हो जाए। सो अभी हमारा जो इनिशिएटिव इसमें है, अभी हमारी जो नई हाउस बोट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसमें सर हम मॉडर्न टच के साथ हेरिटेज भी रखेंगे, बट वी विल कम विद अ मॉडर्न टच, क्योंकि अभी जो इंडियन टूरिस्ट है दे ऑल्सो फाइंड लाइक उनका टेस्ट भी अभी बहुत डिफरेंट हो चुका है। सर रही बात हाउस बोट की, इसमें सर सालों लगते हैं, लाइक इसमें परफेक्शन ढूंढनी पड़ती है, जो इसकी कटिंग वगैरह वुड की कटिंग होती है, प्लस इसका जो देवदार वुड है वो एक क्लास होना चाहिए, ऐसा लाइक उठा के कुछ भी नहीं लगा सकते इसमें। बिल्डिंग्स की बात रही, वो तो 1-2 महीने में कंप्लीट हो सकती है, बट हाउस बोट में इट टेक्स मोर देन अ ईयर। कश्मीर में हाउस बोट्स की खूबसूरत रिवायत के नुमाइंदे आजकल अंदेशों का शिकार हैं, लेकिन बाज को तवक्को है कि हाउस बोट को नायाब होने से बचाया जा सकता है। सामीन, कोल्हापुरी चप्पलों की शोहरत अगरचे आलमी सतह पर है, मगर इनके पीछे मौजूद धोर बिरादरी का चमड़ा तैयार करने का पेशा इससे कहीं ज्यादा कदीम है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के इलाकों कोल्हापुर, सितारा, सांगली, सोलापुर और दीगर मुकामात पर माजी में चमड़ा तैयार करने के सैकड़ों रिवायती कारखाने मौजूद थे। वक्त के साथ जदीद सनती निज़ाम, सख्त माहौलियाती कवानीन, सरकार की अदम तवज्जो और नई नस्ल की दिलचस्पी में कमी के बाइस ये रिवायती कारोबार तेजी से ख़त्म होने के खतरे से दोचार है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस कदीम हुनर को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो कोल्हापुरी चप्पल जैसी पहचान के पीछे छुपा सदियों पुराना फन भी तारीख का हिस्सा बन सकता है। कोल्हापुरी चप्पल तैयार करना। अगर धोर बरादरी कोल्हापुरी चप्पल के लिए चमड़ा तैयार ना करती तो ये चप्पल बन ही नहीं सकती थी। इसीलिए कोल्हापुरी चप्पल की तैयारी में धोर बरादरी का किरदार निहायत अहम है। मेरा नाम विजय कुमार मनोहर शिंदे है। मैं चमड़ा तैयार करने का काम करता हूँ। ये हमारा खानदानी पेशा है। कोल्हापुरी कोल्हापुरी चप्पलों की तारीख के मुकाबले में ढोर बिरादरी का चमड़ा तैयार करने का पेशा कहीं ज्यादा कदीम है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के इलाके जैसे कोल्हापुर, सितारा, सांगली, सोलापुर और दीगर मकामात पर माजी में चमड़ा तैयार करने के बेशुमार कारखाने हुआ करते थे। छत्रपति शाहू महाराज के दौर में इस पेशे को शाही सरपरस्ती भी हासिल रही, लेकिन आज ये रिवायती कारोबार खत्म होने के खतरे से दोचार है। नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे। हा धंदा टिकला पाहिजे। ये कारोबार खत्म नहीं होना चाहिए। इससे बेशुमार लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इसी कारोबार के जरिए तैयार होने वाले चमड़े ने कोल्हापुर की मंडी को शोहरत दिलाई। नावार उपस आलेले आहे। महाराष्ट्र में चमड़े की सनत खत्म होने की कई वजूहात हैं। वक्त के साथ साथ कारोबार में जदीद तब्दीलियां इख्तियार नहीं की गईं, जिसके नतीजे में माहौलियाती मसाइल पैदा हुए। ज़ात पात के निज़ाम की वजह से ढोर बिरादरी और उनका काम पहले देहात की हुदूद से बाहर होता था, मगर अब देहात फैल चुके हैं। इसके बायस गांव के लोग इस सनत से उठने वाली शदीद बदबू और आलूदा पानी की शिकायत करने लगे हैं।
اسی لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس صنعت کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کرے۔ یہاں گندا پانی خارج ہو رہا تھا کیونکہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس موجود نہیں تھے، جس کے باعث یہ پینے کے پانی میں شامل ہونے لگے۔ اس پر عوامی شکایات سامنے آئیں اور پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ پابندیوں کے بعد سہولتیں قائم کرنا ضروری ہو گیا، لیکن چونکہ اس صنعت سے مناسب آمدنی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے یہ آہستہ آہستہ تمل ناڈو منتقل ہوتی گئی۔ اب اس صنعت کو دوبارہ یہاں قائم کرنا ہوگا۔ حکومت ہمیں اس صنعت کے لیے زمین فراہم کرے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے سرمایہ بھی دینا چاہیے۔ خام مال کی کمی مسئلہ ہے، اس کام کے لیے درکار بابل کی چھال مناسب مقدار میں دستیاب نہیں، جبکہ ہر کچھ حد تک مل جاتی ہے۔ اگر ہم بینک سے قرض لینے کی کوشش کریں تو مطلوبہ کاغذات جمع کرتے کرتے سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس دوران ہماری چپلیں خراب ہو جاتی ہیں اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب اس معاملے پر ریاستی حکومت سے سوال کیا گیا تو مہاراشٹر کے وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شیرسات نے کہا کہ آج یہ لوگ بینکوں سے قرض حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اب سرکاری ادارہ لیڈ کام ان کے قرض کی ضمانت دے گا۔ اس سے قرض حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ برادری انتہائی پسماندہ ہے اور ہم ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہیں جن مشکلات کا سامنا ہے ان سب کا حل کرنے کی ذمہ داری میرا محکمہ لے گا۔ روایتی طریقے سے تیار کیے جانے والے چمڑے کی مقدار میں کمی آنے کے بعد کولہا پوری چپلوں کے لیے درکار چمڑا اب زیادہ تر کیمیکلز اور مشینوں کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ چند برسوں میں نئی نسل اس پیشے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ صنعتی مسائل کے علاوہ اس کی ایک وجہ اس کام کے بارے میں معاشرے کا منفی رویہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وہ ہمیں بطور انسان برابر نہیں سمجھتے، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ رویہ ان کے الفاظ اور برتاؤ میں نظر آتا ہے۔ با اثر اور معزز لوگ ہماری اصل چمڑے کی بنی چپلیں سٹیج پر بھی پہنتے ہیں اور گھروں میں بھی انہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہیں ہماری چپلیں تو پسند ہیں، مگر انہیں وہ لوگ کیوں قبول نہیں ہیں جو یہ چپلیں بناتے ہیں، یا پھر وہ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دسمبر 2025 میں لگژری فیشن برانڈ پراڈا نے اعلان کیا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد کولہا پوری چپلیں تیار کرنے کے لیے ایک پائلٹ منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ پراڈا کے ساتھ معاہدے کے باعث ڈھور برادری کے کاروبار کو فروغ ملے گا۔ حکومت کی مدد سے ہم نے مختلف مقامات پر ان چپلوں کے لیے سٹال قائم کیے ہیں اور اب یہی سٹال بین الاقوامی منڈیوں میں بھی لگائے جائیں گے۔ आता ते स्टॉल हे आम्ही आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ठेवणार आहोत۔ کولہا پوری کے مقامی تاجروں کے مطابق اس وقت پراڈا نے کولہا پوری چپلوں کی تیاری میں صرف کاریگروں کو شامل کیا ہے۔ کمپنی نہ تو ان سے براہ راست کولہا پوری چپلیں خرید رہی ہے اور نہ ہی مقامی ڈھور برادری سے چمڑا حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے صرف چمبھار برادری کے کاریگروں کو شامل کیا ہے اور یہاں محض اسمبلنگ کا کام ہو رہا ہے، اس لیے کوئی حقیقی فائدہ نہیں پہنچا۔ اصل فائدہ اسی وقت ہوگا جب وہ ہمارے تیار کردہ چمڑے سے بنی چپلیں خریدیں گے۔ ڈھور برادری چمڑا تیار کرتی ہے اور چمبھار برادری چپلیں بناتی ہے، لیکن انہوں نے چمبھار برادری سے چپلیں نہیں خریدی۔ جو خریداری ہو رہی ہے وہ سرکاری ادارے کے ذریعے ہو رہی ہے، جہاں 8 سے 10 کاریگروں کے ساتھ صرف اسمبلنگ کا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ چمڑا کہیں اور سے لے رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہی چمڑا ہم سے لیں تو ہم ان کی تمام شرائط پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ چمڑا ہم سے ہی لیا جائے۔ کولہا پوری چپلوں کے لیے عالمی منڈی اب کھل چکی ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا فائدہ اور سماجی وقار اگر ڈھور برادری تک پہنچانا ہے تو حکومت کے پاس ایک واضح اور مضبوط پالیسی ہونا ضروری ہے۔
पाकिस्तान के सूबे पंजाब की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA ने 27 जनवरी तक मरी गलियात और गिरदोनवा में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। इदारे के मुताबिक आइंदा 2 रोज में पंजाब के बेशतर इजला में भी बारिशों का इम्कान है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने सयाहों को सफर से कबल मौसम की सूरत हाल जांचने का मशवरा दिया है, जबकि रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने तमाम मुतल्लिका इदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में 2 रोज के वक्फे के बाद कोयटा समेत वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। कलात, मस्तोंग, मुस्लिम बाग और दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी रिपोर्ट हुई है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के मुताबिक अहम शाहराहों पर बर्फ हटाने का काम जारी है और बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल है, तहम बाज़ सरहदी इलाकों में आर्जी बंदिश की इतलात भी हैं। इंतजामिया का कहना है कि शहरी किसी भी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। जामर के बलाई मुकामात नांगा पर्वत, बुटोगा टाप, बाबूसर टाप पे वक्फे से गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टाप के एरिया में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त भी बर्फबारी लगी हुई है। यहाँ के जो बलाई वादियाँ हैं, सर्दियों में इनके राब्ता सड़कें बंद हो जाती हैं, इनकी पंचक्कियाँ बंद हो जाती हैं, इनको खुराक और दीगर जो ज़रूरियात एशा है इनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी आमदरफ्त जो है वो बंद हो जाती है बर्फबारी की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आइंदा माह इंडिया और श्रीलंका में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान तो गुज़िश्ता रोज कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की इवेंट में शिरकत के हवाले से हतमी फैसला अब तक नहीं किया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। वजारत दाखिला का कहना है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला लिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PCB बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर वजीर आजम को तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे और अपनी सिफारिशात से भी वजीर आजम को आगाह करेंगे। वजारत दाखिला का कहना है कि इतवार की शब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात भी हुई है। याद रहे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार के बाद शनिचर के रोज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल करने का ऐलान किया था। ICC के ऐलान से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान इस मामले में बांग्लादेश के साथ खड़ा है और पाकिस्तानी टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडिया भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि उनके ख्याल में बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि ICC और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतल्लक तमाम ऑप्शंस मेज़ पर हैं और इस बारे में हतमी फैसला जुमे या आइंदा पीर को किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक्स पर जारी बयान में मोहसिन नकवी ने बताया कि मुलाकात तामीरी रही, जिसमें ICC से मुतल्लक मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और हदायत की गई कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाए। उधर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मामले पर बांग्लादेश को उकसाया है, जिसके बायस शेड्यूल में मुश्किलात पेश आईं। पाकिस्तान ने इन इल्जामात पर बाज़ाबिता रद्द अमल नहीं दिया। वाज़ेह है कि मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में खेलेगा।